हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में जानेंगे। जो बेसिक लॉज हैं, बेसिक डिटेल्स हैं जो हमें डे टू डे लाइफ में पता होनी चाहिए ताकि वी रिमेन सेफ और ये हमें आगे जाके हेल्प करें। तो मैं, उमंग, रसिका और आदित्य इसके बारे में बताएंगे। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಗ್ರಾಹಕ ಸುರಕ್ಷಾ ಕಾಯ್ದೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ. ಇದು ಇವಾಗ ಇವರು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಇದು ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇರ್ತೀನಿ. Aditya, don't get worried, don't get scared. We have support from the Kannada department also. That's great, ma'am. Yeah. All right. Okay. So now we will discuss. So we'll start again. Consumer Protection Act क्या है? हम अपनी जैसे रोज की जिंदगी में कुछ भी खरीदते हैं या उसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कोई साइकिल, गाड़ी या फिर खाने की चीज, जो हमारी सुरक्षा और सेहत को सीधा इफेक्ट करता है। इन्हीं सब चीजों से हमें सुरक्षित रखने के लिए ये एक्ट बनाया गया है। Okay, I'll just explain what she said in Kannada for you. ನಾವು ಏನ್ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಇವಾಗ ಪದಾರ್ಥ, ಒಂದು ತಿನ್ನೋ ಪದಾರ್ಥ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೈಕಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನ್ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ರನುವೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇನು ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, गो ahead, Uma. So, कंज्यूमर होते कौन हैं? तो आप सबको क्या लगता है कि एक कंज्यूमर कौन होता है? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं एंड अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं. ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಪ್ಪ? ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ, ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಅಥವಾ ಕೈ ಎತ್ತಿ. ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಂದ ಯಾರು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾರು ಐಡಿಯಾ ಇದೆಯಾ? ಈ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೋ. ಒಂದ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ತಗೊಳ್ಳೋರು ನಾವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವೆನ್ ಯು ಬೈ ಸಮಥಿಂಗ್, अब खरीदोगे तो कंज्यूमर बनोगे. यस Yes, that is right. So consumers are those people जो या तो किसी चीज के लिए कुछ हिस्सों में पे करते हैं या फिर पूरा किसी चीज के लिए पे करते हैं, एक गुड या सर्विस के लिए. अब गुड और सर्विस में डिफरेंस क्या होता है? गुड एक ऐसी चीज है जिसके लिए आप पैसे पे करते हैं और वो आपकी पूरी तरीके से आप ओन करते हैं उसे. और सर्विस होता है जब जैसे कि आप किसी डॉक्टर के लिए पैसे देते हैं और वो आपको सर्विस में बताते हैं कि आपके लिए क्या सही है और आपको दवाइयां प्रिस्क्राइब करते हैं. तो आपने अपने लाइफ में ऐसे आजकल कुछ खरीदा होगा जिससे आपके लिए कुछ गुड्स आए होंगे, कुछ सर्विसेज आए होंगे. तो वो डिफरेंस होता है एक गुड और एक सर्विस में. अब एक कंज्यूमर होने के लिए हम सबको प्रोटेक्शन की जरूरत क्यों है? व्हाट इज द नीड फॉर अस टू बी प्रोटेक्टेड एज कंज्यूमर्स? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं और यू कैन अनम्यूट एंड से. ಸೊ ಇವಾಗ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಪ್ಪ? ಏನಾರ ಒಂದ್ ಪದಾರ್ಥ ತಗೊಳ್ಳೋರು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್. ಇವಾಗ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ, ನೀವು ಅವರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಆ ತರ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಿಗ್ಗಿನೋ ಇನ್ಯಾವ್ದಾರ ಯಾರು ಏನಾರು ತಗೊಂಡ್ರೇನು ಅವ್ರನ್ನುವೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್. ಎಲ್ಲಾರು ನಾವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅಂತ. That's right, Riya. Seller can't do cheating. That is true. We need protection as consumers ताकि हमारे साथ कुछ गलत ना कर पाए कोई ऐसे सेलर. जैसे कि हमारे साथ वो, अगर हम कुछ खरीदने जाते हैं, वो हमें एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स ना दे दें, वो हमें गलत चीजें ना बेचें, वो ऐसी चीजें ना दें हमें जो हमने नहीं मांगी. Yes, if consumer gets cheated, we can raise voice. That is true. I will share a video to support this. Just a second. Umang, it's not audible. It's not audible. Just a second.
हम देखेंगे कि उन्हें कैसे यूज किया Is it जाता है। audible now? तो चलिए शुरू करते हैं। Yeah. क्या आप जानते हैं कि एक कंज्यूमर और बायर होने के नाते आपके क्या राइट्स हैं? आप मार्केट से अलग अलग तरह की चीजें बाय करते हैं, लेकिन अगर किसी वजह से आपके द्वारा बाय किए हुए सामान में कोई प्रॉब्लम होती है या वो डिफेक्टिव होता है, तो क्या आप जानते हैं कि एक कंज्यूमर के तौर पर आपके क्या राइट्स हैं और आपकी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए आपको किसके पास जाना है? तो चलो मिस्टर मयंक की कहानी से इसे समझने की कोशिश करते हैं। मिस्टर मयंक को उनके परिवार वाले और आसपास के लोग मयंक चाचा कहकर बुलाते थे। मयंक चाचा अपने आसपास सभी की मदद करते थे। जब भी उनकी सोसाइटी में किसी को कोई परेशानी होती थी तो वो एडवाइस लेने के लिए मयंक चाचा के पास ही जाता था। उनकी सोसाइटी की ही एक मेंबर हैं रुचि। उसने एक शोरूम से एक मिक्सर ग्राइंडर बाय किया। जब रुचि ने घर आकर मिक्सर ग्राइंडर ऑन किया तो उसे हल्का सा इलेक्ट्रिक शॉक लगा। तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि मिक्सर ग्राइंडर की वायरिंग में प्रॉब्लम है, यानी मिक्सर ग्राइंडर अनसेफ था। परेशान रुचि मयंक चाचा के पास पहुंची और उन्हें अपनी पूरी प्रॉब्लम बताई। मयंक चाचा ने रुचि से पूछा कि क्या उसने मिक्सर ग्राइंडर की क्वालिटी और गारंटी चेक की और क्या उसने मिक्सर ग्राइंडर को दूसरे मिक्सर ग्राइंडर से कंपेयर किया था। रुचि ने कहा कि वो ऐसा ही करना चाहती थी, लेकिन शॉपकीपर के पास सिर्फ एक ही मिक्सर ग्राइंडर था और शॉपकीपर ने कहा कि ये बेस्ट मिक्सर ग्राइंडर है और वो इसे खरीद सकती हैं क्योंकि उसमें ऑफर भी चल रहा है। ये सब सुनकर मयंक चाचा ने रुचि को बताया कि हमें हमेशा क्वालिटी मार्क जैसे ISI या एग मार्क वाले प्रोडक्ट्स को बाय करना प्रेफर करना चाहिए। और इसके बाद उन्होंने रुचि को कंज्यूमर राइट्स और उसके प्रोटेक्शन के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि अगर हम कोई इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो वो पूरी तरह से सेफ और शॉक प्रूफ होना चाहिए और अगर ऐसा नहीं है तो उसकी कंप्लेंट की जा सकती है। उन्होंने ये भी बताया कि शॉपकीपर ने राइट टू चूज का वायलेशन किया है क्योंकि उसने तुम्हें सिर्फ एक ही मिक्सर ग्राइंडर दिखाया जबकि उसके पास मिक्सर ग्राइंडर के और भी ब्रांड्स होने चाहिए। इसी सोसाइटी के एक और मेंबर मनोज ने अपनी वाइफ के लिए लोकल ज्वेलर से एक नेकलेस खरीदा। लोकल ज्वेलर ने दावा किया कि उनका नेकलेस 22 कैरेट का है। एक साल बाद जब मनोज की वाइफ ने किसी और ज्वेलरी शॉप में इस नेकलेस को चेंज करना चाहा तो उन्हें ये जानकर बहुत शॉक लगा कि नेकलेस की क्वालिटी सिर्फ 20 कैरेट है। मनोज ने अपनी पूरी बात मयंक चाचा को बताई और उनसे उनकी एडवाइस मांगी। मयंक चाचा ने मनोज को बताया कि उसके पास अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के तहत शॉपकीपर के अगेंस्ट कंप्लेंट करने का राइट है। मयंक चाचा ने गौर किया कि उनकी सोसाइटी में ज्यादातर लोगों को कंज्यूमर राइट्स की ज्यादा जानकारी नहीं थी। उन्हें लगा कि सभी लोगों को उनके कंज्यूमर राइट्स के बारे में जरूर पता होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने सभी सोसाइटी वालों को एक जगह बुलाया और उन्हें कंज्यूमर राइट्स की जानकारी दी और उन्होंने बताया कि इंडिया में बहुत से कंज्यूमर राइट्स हैं, जैसे राइट टू सेफ्टी। इस अधिकार के तहत कंज्यूमर को सुरक्षा का अधिकार मिलता है। कोई भी खराब क्वालिटी वाली वस्तु कंज्यूमर को नहीं दी जा सकती। कोई वस्तु या सर्विस ऐसी नहीं होनी चाहिए जो तुरंत या फ्यूचर में कंज्यूमर के लिए हार्मफुल हो। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। हर कंज्यूमर को किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी, क्वांटिटी जानने का पूरा हक है। किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की एक्यूरेसी, स्टैंडर्ड और प्राइस जानने का भी पूरा हक है। राइट टू चूज। कंज्यूमर को अपने मन मुताबिक कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस चुनने का पूरा हक है। इससे कस्टमर को एक कॉम्पिटिटिव मार्केट मिलता है। कंपटीशन होने से कस्टमर को प्राइस और क्वालिटी अच्छी मिलती है। राइट टू बी हर्ड। कस्टमर की बात सुनी जानी चाहिए। कोई भी कस्टमर के साथ इनअप्रोप्रिएट बिहेव नहीं कर सकता। कस्टमर को बेईमान व्यक्ति के खिलाफ आवाज उठाने का हक है। राइट टू सीक रीड्रेसल। कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं कर सकता। अगर कभी कंज्यूमर राइट्स का वायलेशन होता है तो कंज्यूमर फोरम में इसकी शिकायत की जा सकती है। तो बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में हमने देखा कि क्या क्या कंज्यूमर के पास कैसे कैसे राइट्स होते हैं कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके वेरियस प्रैक्टिसेस से जो गलत हैं, जिससे कंज्यूमर का फायदा उठाया जाता है। अब कोई बता सकता है कि इनमें से आपको क्या समझ नहीं आया या फिर आपको इसमें से क्या समझ आया और आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके साथ कंज्यूमर ने कुछ सेलर ने कुछ गलत करा हो और आपने देखा हो? Yes, sir.
Yes, a question here. Does the interface between a consumer and a service provider, is it defined by a monetary transaction? For example, in this illustration, which is very good, if Mayank Chacha gives wrong advice, can people who come to him for advice be an aggrieved party? If I can answer that, so Mayank Chacha is like a friendly neighborhood guy. You are not paying him for the advice. However, if he was like a well-informed authority, like someone who has the responsibility to have the knowledge and convey the knowledge to general public, which is who has the liability to do that, and if he said something which is absolutely false and prima facie wrong, then he would be held, like as you said, he would be held liable for giving wrong advice. But since there was no liability on him, and liability can be cast by taking money, so money can there play an important role, because then he will have the liability to deliver his service. But since he's a friendly neighborhood guy, he doesn't have any liability. Therefore, this won't come under that. So is a liability defined in this context only by a transaction of money? Yes, sir. So in the context of consumer protection, transaction of money is what defines the liability. So if you buy something, some good, then you are paying it, then you are paying for the good. That's why you deserve some form of security. And if you buy a service, you are paying for the service, then you deserve the security, whichever security you can get. Thank you, ma'am. Children, any doubt from any of you? सबको समझ में आया? Yeah, go ahead. In the end, we can talk to them and make it interactive. Yeah. So now we'll be moving on to an act. अब हम एक एक्टिविटी करेंगे जिसमें आप सबको एक ऐसी चीज, सॉरी लास्ट स्लाइड प्लीज, या सो अब हम एक एक्टिविटी करेंगे जिसमें आपको एक ऐसी चीज, एक ऐसी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में बताना है जो आपने खरीदा, आपने इस्तेमाल किया, पर वो आपको खुशी नहीं दे पाया, आपका कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन सही नहीं था. आप टाइप कर सकते हैं या अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं. See, when I go to a restaurant and if I'm not happy with the dish that they serve, so what happens then? So can I say, is there any this one there? If you are not happy with the taste of the dish, then you can't really do anything, because the recipe is a chef's property. And but however, if there is something wrong with something inherently dangerous about the food, like if it has some glass thing mixed with it, or if there is something unhygienic about it, then definitely as a consumer, it will harm your health. It is dangerous for your safety, and therefore you can say that this particular this is not a good consumer satisfaction product, and I would like, you can raise a claim for it. More about quality and not about taste. Yeah. Okay. So it should be against one of your rights. So it will be against your right to be safe. Anybody? Are there any other questions from the kids, or any one service that you did not like? ये कुछ भी हो सकता है. अगर आपने कोई चिप्स का पैकेट खरीदा हो जो एक्सपायरी हो, या फिर आपने कोई साइकिल खरीदी हो जिसका जो जब आई और 2 दिन में खराब हो गई, ऐसा कुछ भी हो, तो आप हमें बता सकते हैं.
Okay, so I'll read this out by Ria. Once my nanny went to medical shop and she is not much educated, and that medical seller gave her wrong medicines, which is very true. So when you go to जब आप एक मेडिकल सेलर के पास जाते हैं तो उसके पास इतनी जानकारी होती है कि वो आपको सही दवाई दे सके. आप प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही जाते हैं, उस प्रिस्क्रिप्शन से पढ़ के दवाई देना उनका काम है. आप उनको उसके लिए, उन दवाइयों के लिए पैसे दे रहे हैं. आपको भी तो उनको सही दवाई देने का उनका काम है. ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमें रिया ने दिया. ऐसे ही और कोई एग्जाम्पल्स आपके पास हैं तो आप हमें बता सकते हैं. हम आपको थोड़ा और टाइम देंगे. Yes, one question. Yes. Lots in the lockdown period and in the past few years, lots of people are buying stuff online, for example, through Amazon. Yes. Now, when you buy Amazon and Amazon supplies you the product of some company X and the product is defective and you're quite unsure who is the supplier, you just bought it on Amazon. On whom does the liability lie? Is it Amazon or the person who sold it or the person who made it? Okay, so in Okay, sir, this, so we okay. Go ahead if you want. No, I was just saying that we have a product liability part, some part ahead in the PPT. So Yeah, but if you in can this wait scenario, there could be part liability depending if Amazon has taken 100% product liability on them. It is written over there. If you see the terms and conditions, it is written, or it could be directly on the seller, like the manufacturer. So it is really dependent. It depends on the terms and conditions. But Amazon, as the last sole seller authority, will definitely be liable, regardless if Amazon will be partly liable or fully liable. Okay, understood. Thank you very much. You're Yes, sir. welcome. There's another So, example written yeah. in the chat box. So Shantala has typed another example. I brought a loaf of bread, but it had fungus on it. When I opened in the house, though there was 2 more days for expiry. Okay, so this is a very good example by Shantala. So you check the expiry date before. आपने expiry date check किया उस product को खरीदने के पहले और आपने उस भरोसे पे उस product को खरीद लिया, अपने पैसे दे दिए उस पे. अब ये जो बेचने वाला है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आपको सही सामान दे जो और उस पे सही इंफॉर्मेशन लिखे. आपको सही इंफॉर्मेशन की जानकारी होना भी उतना ही जरूरी है जितना कि सही सामान देने की जरूरत है. So is the shopkeeper liable or the company? For example, I have bought Britannia bread. So is it the shopkeeper who is liable or is it the Britannia company? So you can like file a suit with both Britannia and shopkeeper. Then on further investigation, they'll find out whether the shopkeeper had replaced the goods in the same packet and made another and put in for stale goods and exchanged the packets, or whether the company itself sold this good and it was stale. It wasn't shopkeeper's fault and the company itself was at fault. So if the company itself was at fault, then the company will be held liable. And if the shopkeeper here was involved in intermixing the goods, then the shopkeeper will obviously be held liable. But mostly it's the company, because the shopkeeper part, we assume that the shopkeeper is right and the company will be held liable. It also depends on the fair and safe and equal treatment which is required from the shopkeeper. If in further investigation it is found out that the shopkeeper was the one who was doing unfair practices with his inventory, then shopkeeper can also be held liable. But it is also a duty on the shopkeeper to check whether his goods are of the right quality. Yeah. Can we go to the next slide? Yes. So, जैसे कि हमने इतने सारे एग्जाम्पल्स देखे
वैसे ही एक और एग्जाम्पल है हॉर्लिक्स का। आप सबने हॉर्लिक्स पिया होगा कभी ना कभी या जानते होंगे। आप हमें चैट में यस और नो टाइप करके बता सकते हैं आप हॉर्लिक्स के बारे में जानते हैं या आपने पिया है? जस्ट टाइप इन द चैट यस और नो। यस अगर पिया है, नो अगर आप नहीं जानते। या आई नीड मोर yeses. Come on everyone. Yes if you have, no if you haven't. I have only two. I need. Okay, Shravani hasn't. I'll tell you what Horlicks is then. Come on, I need two more, and I'll then. Yeah. Okay. Nice. Then I'll tell you. Shravani के लिए Horlicks एक chocolate milk powder का brand है. आप उसको milk में मिलाते हैं, and then you get a chocolate milk sort of a thing, and आप उसको पीते हैं. So I'll show you एक ad अब हम देखेंगे Horlicks ने. Sorry, not necessarily chocolate. I mean, it has any different flavors. Yeah. flavors. It's a milkshake kind of a thing. Powder. It's for those who don't know, I will show one Horlicks ad which you might have seen or might have not. I will show one ad. Just give me a second. नहीं चाहिए हमको सीढ़ी, नहीं चाहिए कंधों का है, नहीं चाहिए महंगे शूज, नहीं चाहिए Rest, guys. नहीं चाहिए Getting stronger. कोई हेल्पलाइन, नहीं चाहिए एक्स्ट्रा टाइम, नहीं चाहिए Getting stronger. नहीं चाहिए और कुछ भी, सिर्फ हॉर्लिक्स और हम हॉर्लिक्स बनाए बच्चों को टॉलर, स्ट्रॉन्गर, शार्पर, अब प्रमाणित। तो जैसा कि आपने इस एड में देखा, हॉर्लिक्स कहता है कि सिर्फ हॉर्लिक्स पीने से हम टॉलर, स्ट्रॉन्गर और शार्पर हो जाएंगे, पर असली में सिर्फ एक हॉर्लिक्स पीने से आप टॉलर, स्ट्रॉन्गर और शार्पर हो जाएं ऐसा जरूरी नहीं है। ये एक झूठी एडवर्टाइजमेंट की कैंपेन थी जिसके खिलाफ कई लोगों ने आवाज उठाई और हॉर्लिक्स का ये एड फिर बंद हो गया आना। नेक्स्ट स्लाइड। जैसे कि हॉर्लिक्स के एड में हमने देखा कि उन्होंने फेक प्रोमिसेस दिए कि टॉलर, स्ट्रॉन्गर और शार्पर, सिर्फ एक मिल्क का मिक्स पी के आप ये सब हो सकते हैं, विच इज रॉन्ग, क्योंकि वो हमें एक गलत आइडिया देता है और हमें मोटिवेट करता है कि हम वो प्रोडक्ट खरीद लें और फिर बाद में हमारे साथ चीटिंग होती है। वैसे ही हम इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि दिस पर्सन वो ऑनलाइन एक कारपेट ऑर्डर कर रहे थे जिसकी गलत डिस्क्रिप्शन दे रखी थी साइट पे। वहां पे लिखा हुआ था कि ये प्रोडक्ट कैसा है और ये कितना ओरिजिनल है, पर असली में जब उन्होंने वो ऑर्डर करा इट वाज इन अ साइज ऑफ अ हैंकरचीफ, वो एक नैपकिन के साइज का था। तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी इस कंज्यूमर के साथ चीटिंग हुई है, बिकॉज द सेलर उन्होंने गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया है, फॉल्स इंफॉर्मेशन दिया है, उसके बाद उससे इन्फ्लुएंस होके एक कंज्यूमर ने ले लिया है, बट ऑब्वियसली क्योंकि गलत है तो वो इससे वॉइस रेज कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैगी का है। हम सबने मैगी खाई है, हम बड़े हुए हैं मैगी खा के, पर हम सब जानते होंगे कि कुछ साल पहले हमारी गवर्नमेंट ने मैगी को बैन कर दिया था। ऐसा क्यों हुआ था? नेस्ले जो ब्रांड जो मैगी बनाती है, उन्होंने हमसे कुछ जानकारी छुपाई थी। उन्होंने हमसे it was banned a few years back, but then now it's fine. Now they are selling it. No, the ban has been revoked. Yeah, the ban. Yeah. कुछ साल पहले इन्होंने बैन किया था। उस समय इसलिए बैन हुआ था क्योंकि नेस्ले ने हमसे ये जानकारी छुपाई कि मैगी में लेड होता है। इसने हमारी हेल्थ के साथ हमें बिना बताए हमारी और लेड हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं होती, और नेस्ले ने हमें ये नहीं बताया कि मैगी में लेड होती है। इसीलिए मैगी को कुछ साल पहले बैन कर दिया गया था। अब मैगी हमें वापस मिलती है विदाउट द लेड, without the lead part. Next slide.
कैन यू थिंक ऑफ एनी, आप ऐसे और एग्जाम्पल्स के बारे में सोच सकते हैं जहां आपसे जानकारी छुपाई गई हो और फिर आपको बाद में पता चला कि ऐसा होता है, और फिर या फिर गलत जानकारी दी हो और आपने प्रोडक्ट ले लिया हो देख के कि वो बहुत अच्छा है, बट जब खरीदा तो कुछ और निकला? Has this ever happened? Yes, no, in the chat box. One question here, Roman. Yes, sir. Now, this is regarding medication. For many people, when doctors prescribe medicines, there are side effects. Yes, sir. And in nothing is written on the. Sir, your audio is not working. it is, we are able to hear him. It's great. It's fine. Shall I continue? Can you hear me? Yeah. Continue. Yes. So now there are some side effects which are mild, but there can be side effects which are serious. Now in this case, the liability is on whom? The doctor who prescribed the medicine, or the pharmaceutical company who makes that medicine? So I think when medication is being provided, there is also a duty on the consumer to tell the doctor whether they are if they have any reactions with it. You can because in general sense there is different reactions for different people, but in case there is a bigger and a much serious reaction, then I think the pharmaceutical company who's manufacturing, it depends if it's happening on a large scale, like with Maggie, when it started harming more and more people on a larger scale, then Nestle was being sued. And similarly, if it harms people in a very broad sense, then it can be sued. But if it's happening with 1 or 2 cases in particular, then the liability will also be on the doctor, because the doctor is in full knowledge of the patient's condition, and the doctor is supposed to know about all the reactions which can take place. Because if a doctor is prescribing a certain medicine, it is the doctor's duty to also ask the patient to undergo the blood test, which tell about all the salts you are your body is unfamiliar with. I would also like to add, whenever we go to a doctor, mostly we observe that before prescribing any medicines, they do ask us about the allergies, that if we have any allergy or if we get any form of from the medications which were given before. So it's on the doctor to know a patient and the medicine which he is prescribing the patient. Understood. Thank you very much. Yes, sir. Ria has written in the chat, fair and lovely. That is very right. As they used to say that anyone can be fair by after applying this cream, but that doesn't work. That is true. Fair and Lovely has been cheating its consumers since a very long while, and recently also they had to remove the word fair from it. That is true. They are wrong. They are wrongly conveying a message जो सच नहीं है. They are saying कि आप ये क्रीम अप्लाई करेंगे तो आपका स्किन टोन अलग हो जाएगा, और इससे बहुत कंज्यूमर्स वो खरीद लेते हैं, बट इन रियलिटी ऐसा नहीं होता है. Thank you for sharing this, Ria. Anybody else has another example you can tell, or we can move forward as well? Okay, let's move forward. Sorry? I think you just mute everybody. All right. Yeah. So, प्रोडक्ट लाइबिलिटी. अभी थोड़ी देर पहले सर ने एक क्वेश्चन पूछा था कि जब Amazon से चीजें खरीदते हैं तो प्रोडक्ट लाइबिलिटी किस पे आती है. नाउ मूविंग टू प्रोडक्ट लाइबिलिटी. प्रोडक्ट लाइबिलिटी वो होता है जब आप
एक मैन्युफैक्चरर को गलत चीजें बेचने के लिए आप उसको लीगल एक्शन आप उस पे ले सकते हैं। जैसे कि आपने जैसे हमने वो कारपेट का एग्जांपल देखा, अगर आपने वो अमेज़न से ऑर्डर करा है और आपको गलत चीज मिली है तो उस प्रोडक्ट की लायबिलिटी अमेज़न और सेलर दोनों पे होती है और आप उस पे लीगल एक्शन एक ले सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे एक सेलर आपको गलत चीजें दे सकता है या फिर आप किसी सर्विस को गलत तरीके से दे सकता है, तो उस सब में उन पे लायबिलिटी होती है कि वो ऐसा ना करें और आपके साथ सही चीजें करें, बिकॉज वंस यू आर पेइंग फॉर समथिंग दे आर लायबल कि वो आपको सही चीजें दें। अब हम डिस्क्लोजिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। तो जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या फिर हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम उन्हें अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन बताते हैं। पर्सनल इंफॉर्मेशन में क्या आता है? हमारा नाम, हमारी फोटो, हमारा एड्रेस, हमारा आधार कार्ड या जो हमारे को आइडेंटिफाई करने के काम आता है, वो हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है। वो जब हम इन चीजों को खरीदते हैं या उनका इस्तेमाल करते हैं तो हम अपना डेटा उसमें डालते हैं, उनको बताते हैं अपने बारे में। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिनको हम अपना डेटा दे रहे हैं कि वो उस हमारे डेटा, हमारे पर्सनल इंफॉर्मेशन की रखवाली करें, उसको इधर उधर लोगों को ना बताएं। देयरफॉर ये हमारा राइट है कि हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन दूसरे लोगों को ना पता चले। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले हुआ था कि फेसबुक कंपनी ने अपने यूजर्स का डेटा पब्लिक कर दिया था, सभी लोगों को बता दिया था। तो उसके लिए फेसबुक पे एक्शन लिया गया था और फेसबुक को फाइन भरनी पड़ी थी। किसी को कोई क्वेश्चंस है पर्सनल इंफॉर्मेशन के बारे में? ओके, सो वी कैन मूव फॉरवर्ड। आपके साथ कभी हुआ है कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी सेलर ने डिस्क्लोज कर दी हो? या आप हमें एक एग्जांपल दीजिए जो आपको लगता है कि वो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है। आपका नाम, आपका एड्रेस, इसके अलावा और क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको आइडेंटिफाई करती है? यस, वेरी राइट, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। That's correct. Anybody else? एड्रेस, करेक्ट। Do you think जब ये सारी पर्सनल आधार नंबर। इंफॉर्मेशन किसी और को दे दी जाए तो वो गलत है, और क्यों? बैंक बैलेंस, फोन बैंक नंबर्स, बैलेंस। that is very right. I think Okay, it's so fairly clear. We हाँ, can move. हाँ, तो हमने देखा अभी तक कि हम एक कंज्यूमर के पास बहुत सारे राइट्स होते हैं, राइट टू सेफ्टी एंड राइट टू सीक रिड्रेसल ऑल्सो। तो जब कुछ गलत करता है कोई सेलर हमारे साथ, एक कंज्यूमर के साथ जो पैसे दे रहा है, तो ऐसा होता है कि काफी बारी वो उनके साथ गलत कर लेते हैं। जब ऐसा होता है तो आपको एक लॉयर की जरूरत नहीं होती उस कंज्यूमर की कंप्लेन फाइल करने के लिए। ऐसे बहुत से तरीके होते हैं, यू आर इन पावर कि आप अपने तरीके से उसकी कंप्लेन फाइल कर दें। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हमें यही बताता है कि क्या क्या तरीके होते हैं जो हमारे साथ करना जो कंज्यूमर के साथ करना गलत होता है। आप बता सकते हैं कि अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी तो आप उसका चैट बॉक्स में आंसर लिख देना। अगर आपको किसी ने कोई चीज गिफ्ट करी है तो और वो चीज आपको हार्म करी है, तो क्या आप उसके लिए कंप्लेन फाइल कर सकते हैं? Yes. Yeah says no. Okay, others? Yes. No. Recording in progress.
Others, please answer. Yes. Okay, तो इस पे सबका थोड़ा there's something Recording in progress. Okay, because I don't have will, that is ओके जब आप एक गिफ्ट आपको कोई गिफ्ट करता है कोई चीज और वो चीज आपको गलत वे में हार्म करती है, फॉर एग्जांपल अगर किसी ने आपको एक चॉकलेट गिफ्ट करी और वो एक्सपायर्ड थे और उससे आपकी तबीयत खराब हो गई, तो आप कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं विद ऑब्वियसली आपको उस इंसान से बिल लेना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा, बट क्योंकि वो आपकी हेल्थ पे इफेक्ट कर रहा है आप उसके लिए कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं. Do you guys have any questions or any doubts? Any experience you would like to share कि आपके साथ कभी कुछ हुआ हो? You can just unmute and speak. कंप्लेन टू ओके तो ऑनलाइन एक पोर्टल होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के रिड्रेसल का, आप उस पे जाके कंप्लेन फाइल कर सकते हैं. स्टेप बाय स्टेप वहां पे गवर्नमेंट की साइट पे लिखा होता है कि आप कैसे कर सकते हैं उसे फाइल, वरना आप कंज्यूमर कोर्ट में भी फाइल कर सकते हैं जो एक एक जगह की अथॉरिटी के हिसाब से होता है. Navina, does that answer your question? You can unmute and talk as well. Ma'am, sir, if you guys have any questions. Sorry, yeah. We had a problem. The friend whose money was taken out of his bank account without his knowledge, and he tried to complain to the bank, but they said it'll take, can you hear me? Yeah, we can hear you. Yeah, but they said it'll take 6 months for them to figure it out, though it looks like an inside job. Okay. That is a wrong. And he went to the consumer, I mean, he complained to the bank. He went to cyber crime, but he still has no answer, and it's already how long? It's been more than 2 weeks now. So, as per my understanding, if you are putting your money in bank, it is their responsibility to ensure that the money is safe. And in case where it is lost without your knowledge, you have the right to file a complaint against the bank. And then yeah, they have a right to complain, but they're not addressing. At least 4 amounts were taken out of his account over a period of a week, and he never got any notification on his phone to say that the money was removed from his account. I mean, usually you get a notification that so much has been withdrawn. He did not get that notification, which he usually used to get. But the bank is, I mean, they can easily find out what happened because it's within the bank. But they are saying it will take 6 months. We went to cyber. I mean, it's easy. We have the rights, but we don't know how to, you know, when you come to actually fighting it, it's not easy. It is not indeed not easy because they can manipulate their rules and regulations, but we can file another complaint or go ahead with. Will you also be I will say something because I have a certain idea.
So a bank will have their own procedures which they have to follow. They cannot per se come to a conclusion. They have to do the investigation according to all the rules that are applied. You will, when you are signing up to a bank, there are certain rules that, I mean, you do agree to certain terms and conditions, and that you will have to clear with them, as in who's, if there's such a thing that happens, who is responsible. But as it is, they will not immediately give you any redressal because it's not possible. I mean, it should be possible because it's within a week, like another person, the same thing happened, but within a week they were able to trace the amount. I mean, they can tell where the money's gone to. They're refusing to. Okay, never mind. You carry on with your. Yeah. With the, My question is for the speakers. So will you also be covering today in your talk as to what is the process next for a consumer? We are talking about our rights and what we should know about the law. But yes, of course, like how people have different problems about how do you approach the consumer forum, or how do you lodge a complaint, or how does it work? Will you be covering that also? Ma'am, so we designed this for 8 to 12-year-olds. So if they want, we can. I mean, we have the material. We can. I will share my screen. It's fairly a simple process. No, you can end it with that. Not an issue. You continue and then you can end it with that, isn't it? Is my screen visible? Yeah. Yes. All right. So there are basically two ways of basic two ways to like file consumer protection suit. So one is in a physical form. That depends on jurisdiction. Now, jurisdiction is a very big word to handle, but it is very easy thing to understand. Jurisdiction, for example, there are two types of jurisdiction. One is pecuniary, which means according to the money. मतलब जितने आपका the amount of money you spend on buying a good, और टेरिटोरियल, किस जगह या डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से आप कर सकते हैं. जैसे कि 3 टाइप के कंज्यूमर रिड्रेसल कोर्ट्स होते हैं. जैसा डिस्ट्रिक्ट, जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में होता है और उनकी वैल्यू 1 करोड़ से कम होनी चाहिए. फिर होते हैं स्टेट, जिनकी वैल्यू 1 से 10 करोड़ के बीच में होती है. और फिर नेशनल, जो मोर देन 10 करोड़ होती है. और इसके हिसाब से आप कंज्यूमर कोर्ट में जाके फाइल कर सकते हैं, जो एक नॉर्मल कोर्ट से अलग होता है. दूसरा मेथड होता है ऑनलाइन फाइल करना. एक गवर्नमेंट की साइट है, कंज्यूमर ग्रीवेंस रिड्रेसल फोरम. आप गूगल करेंगे तो ये उनकी साइट आपको ओपन होगी, जहां पे आप रजिस्टर कर सकते हैं. सबसे पहले ऑनलाइन जाके आप रजिस्टर पे साइन अप करेंगे. उसके बाद आप जब साइन अप कर लेंगे तो आपको एक कंज्यूमर रजिस्ट्रेशन का एक फॉर्म दिखेगा, जिसमें आप अपनी बेसिक डिटेल्स फिल कर सकते हैं. दिस इज द जागो ग्राहक जागो साइट. वहां पे आप जाके अपनी डिटेल्स फिल करेंगे, नेम, जेंडर, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी. फिर आपको एक ईमेल पे पासवर्ड आएगा और ओटीपी आएगा. फिर आपको उस ओटीपी को डालना है एंड फिर आपको एक लॉगिन आईडी मिल जाएगा. उसके बाद जब आपकी एक लॉगिन आईडी फॉर्म हो चुकी है, उसके बाद आप जाके अपना ग्रीवेंस टाइप, मतलब जिस चीज से आपको प्रॉब्लम है, जो आपका टाइप है, आप वो फिल कर सकते हैं. आप अपनी स्टेट, जहां आप रह रहे हैं, आप उसका स्टेट फिल कर सकते हैं. आपने उसे कहाँ से बाय करा है, क्योंकि जरूरी नहीं है आप जहां रह रहे हैं वहीं से आपने वो चीज ली हो. क्या पता आप बैंगलोर में रहने पर आपने मुंबई से चीज ली हो, तो आप उसकी सिटी या स्टेट डाल सकते हैं. आप इंडस्ट्री डाल सकते हैं. फिर उसमें कैटेगरी आती है और फिर कंपनी आती है. फिर आप फिर आप उसमें नेचर ऑफ ग्रीवेंस फाइल कर सकते हैं. और फिर आपको उसके लिए पिक्चर्स ऐड करनी होती है, प्रूफ ऐड करना होता है कि आपका वो कौन सा प्रोडक्ट है और आपने उसे कहाँ से लिया है. उसके बाद आप उसकी सारी हिस्ट्री ऐड करेंगे और फिर जाके आप नेक्स्ट करके फॉर्म आप सबमिट कर सकते हैं. एंड इट टेक्स अ फ्यू वीक्स. फिर आपको वो आके उस पे आपकी ईमेल पे आपको उसका अपडेट आता रहता है. एंड दिस इज हाउ यू कैन फाइल अ कंज्यूमर ग्रीवेंस ऑनलाइन.
which is why you do not need a lawyer to file a consumer complaint. आप उसे खुद से भी कर सकते हैं. Thank you. Is there any doubt? So we are posting one form link. If you have any feedback, so you can type it up there. One question is there from me. Just a second. Yes. Can I ask? Yes, yes. Is there time? Yeah. Yeah, sure, ma'am. See, you told about the to file a complaint to the consumer court online. Yes, ma'am. So that is only the application we can do online, and after the procedures, whatever the procedures are there, for that we need to visit the court, no? No, ma'am, you can just do it online. Documents, whichever you will require, that must be there with you, and then you can do it online. You don't need to visit court if you're filing a consumer complaint online. We can file or lodge a complaint, but afterwards the procedures are also online. Yes, ma'am. Since when it started, that online online thing started when Here, I think I will explain what ma'am wants to know. See, what happens is now my complaint is lodged. And after the complaint is lodged, and there will be proceedings, right? So will she have to go to the court for the proceedings, or will I get my redress online itself? Online only. It is done online only, but if you file it offline, then it's offline, because it's all computerized and online. So you get updates online. What about the arguments, or when it comes to the argument stage and all, at that time, how to go about all those things? Arguments. Usually, to get the position, state of that argument itself takes a lot of visits to the court. Yeah. In so, online, how does it work? So you don't necessarily need to go to court and fight a case to get benefits. There is a commission. I think there would be a commission which decides whether you are liable to get compensated or not. So if the commission, as part of your by assessing from your complaint, they find out that yes, you are liable to be compensated, then they will notify you. You don't need to fight a case. That's why you don't need a lawyer, because to go to a court and fight a case, you will need some legal support. But here, to approach the commission, you don't need any legal support. That I know, but still, see, I have fought 2 cases. One regarding my site allotted to me from that one fraud company, and another one is flooring for my house. But at that time, it was, I don't think that online thing was there. But since how long this online procedures are there? Is it maybe a new one, I think? Recent one? one? A few years. It is recent. I get your question now. It depends on the nature of the thing. So if it's something which you have just bought online and it's of not the right quality, then it can be easily resolved. But there are some cases where you have to go to court and file the case. But currently, you can do it online due to COVID in an online court scenario. Otherwise, before COVID? There are a few cases where you have to go to the court and give proper proof and everything, but you don't need evidence, but you don't need a lawyer per se. You can fight it that yourself. I know, that I know. Yeah. We don't need a lawyer, but depends still on we the need to nature go of to the court, I think. We need to go to visit the court. You sometimes do. It shows, but you get an update. It is upon the nature of the grievance you're filing the case for. Somehow it's a happiest thing that we can lodge the complaint online, and all the proceedings next online only. That's really I'm very happy to know about that.
but still maybe that's the recent one, I think, recent. Yes. How long this one online proceedings are going on? Maybe how many years? Since how many years? I think 2 years, since 2000, after 2019. That's all. Okay. My complaints were very old. That's why I was asking. It's a new Okay. initiative. Thank you. Thanks for the information. Yeah. Maybe 2 years. After my complaint was very 2019 old. Act. Okay. Thank you. Thank you. Does anybody else have any doubt or questions? They can go ahead, because we've reached towards the end of the session.